राजस्थान में कोरोना के मामले बीते 3 दिन में कुछ कम हुए हैं, लेकिन मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। साथ ही प्रदेश के गांव अब संक्रमित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजाना रिव्यू कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, इसीलिए एंटीजन टेस्ट को मान्यता दी गई है कि उसमें पॉजिटिव आने वालों को तुरंत गाँव के ही करीब 350 कम्युनिटी सेंटरों में भर्ती कर सके, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवा दिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर भिजवा रहे हैं। इससे बड़े अस्पतालों पर भी बोझ घटेगा। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 95% घरों में हेल्थ सर्वे पूरा हो चुका है और 8 लाख ILI सिम्टम वालों को चिन्हित किया है, जिन्हें स्कूलों में क्वारंटीन कर रहे हैं। अब के पूरे गांव प्रभावित है, नौजवान पीढ़ी प्रभावित है, मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। वहां से हमने एक तो विलेज कमेटीज को स्ट्रेंथन किया है। वहाँ जिनके घरों में जगह नहीं हो, ILI सिम्टम के लोग हों, उनको स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बना के और वहाँ आप रखो। खाने पीने की व्यवस्था के लिए हर पंचायत को पैसा दिया है। हालांकि कोरोना की सितंबर तक संभावित तीसरी लहर को लेकर राजस्थान सरकार चिंतित है, लेकिन इस बार इससे लड़ने वाली तैयारियां जोरों पर है। इसमें बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा है, लिहाजा बच्चों के अस्पतालों में न सिर्फ सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन लाइन बिछवाई जा रही है, बल्कि अस्पतालों में ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की तैयारी भी चल रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट पर मौजूदा वैक्सीन कारगर नहीं होने की बात भी विशेषज्ञ कह रहे हैं। विशेषज्ञ ऐसी संभावना जता चुके हैं और इस पर मंथन चल रहा है। वैक्सीन अभी बनी है, ये डबल म्यूटेंट को कवर करती है, थर्ड म्यूटेंट को ये भी कवर नहीं करती है। एक सवाल तो वो हमारे सामने है जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी थ्रेट जो आ रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में तीसरी वेव आएगी, वो बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो अभी से राजस्थान में जितने बच्चों के अस्पताल हैं, सब में सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन बिछा के ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग जाए, वहाँ उनको वेल इक्विप किया जाए, ताकि थर्ड वेव की चुनौती जो बच्चों को संक्रमित करने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, राजस्थान ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। महामारी की चुनौतियां और भी है। गांवों के घर घर में बुखार और जुकाम के लक्षण वाले मरीज, युवाओं की ज्यादा मौतें। माइक लगाकर सरकारी वैन गांव-गांव घूम रही है। न सिर्फ ग्रामीणों के एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, बल्कि RT-PCR सैंपल उठाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कोरोना मरीज की पहचान हो, जिससे उपचार जल्द शुरू हो जाए और देरी से रिपोर्ट होने के चलते होने वाली मौतों को रोका जा सके। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी जनता की भी है। जो सावधानी और सतर्कता बरते तो इस बार काबू पाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
लोग यानी कि सर्दी, हाँ, हल्का फीवर, इसके पेशेंट मिले हैं। सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार कर लिए गए हैं, उनमें जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उनकी तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी बात जो राजस्थान सरकार का दावा है वो ये कहना है कि थर्ड लहर जिसके एक संकेत आ रहे हैं सामने, उसकी तैयारी के लिए भी हमने जहां पे शिशु चिकित्सालय है वहां पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था कर दी है, उसकी ओर तैयारी चल रही है, हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कोरोना का वक्त है और पेंडेमिक और पैनिक दोनों साथ में ही चलती हैं और वो स्थितियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुकाबला किया जा सकता है खड़े रह करके, बहुत जरूरी है। युद्ध हो चाहे इस तरह की विभीषिका हो, महामारी की, उसमें अगर आप हिम्मत छोड़ेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो यहाँ सब्र के साथ में रुके रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर PR गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। डॉक्टर राजन नंदा साहब हमारे साथ झालावाड़ से जुड़े हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, जो जाने माने शिशु रोगी चिकित्सक हैं। मैं डॉक्टर PR गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये अच्छी पहल कहूंगा इसे कि ग्रामीण क्षेत्र, जैसे आपने पहले भी करीब 20 दिन पहले भी आपने कहा था कि अब अगला जो कदम है, चाहे सर्वे करके हो चाहे कैसे भी हो, कि ग्रामीण बेल्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि सिटी के हॉस्पिटल और क्राउडेड भी ना हो और वहीं पे इलाज भी मिल सके, क्योंकि ये जो लहर है ग्रामीण क्षेत्र को काफी अपनी गिरफ्त में ली है। तो क्या मान सकते हैं कि उस दिशा में ठीक कदम चल रहे हैं? गुप्ता साहब सुन पा रहे हैं मुझे? PR गुप्ता साहब? चलिए, टेक्निकल खामी के कारण PR गुप्ता साहब से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, हम जुड़ेंगे उनके साथ। डॉक्टर राजन नंदा साहब के पास जाना चाहूंगा। नंदा साहब, आपके यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से लोग काफी आते होंगे और निश्चित रूप से जब कहीं पे भी देख लीजिए, जयपुर हो, झालावाड़ हो, उदयपुर, कहीं पे भी हो, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज भी संक्रमण का जो रेशो है 40% के लगभग ग्रामीण क्षेत्र का है। तो क्या स्थिति है सर वहां पे, किस तरह की स्थितियां हैं? पहले हम यहाँ पर SRG हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है, उसमें एक वो कोरोना डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल चल रहा था। जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र का दबाव हम पे बढ़ता गया, हमने पिछले संडे से ही कलेक्टर महोदय झालावाड़ ने एक नया कोविड सेंटर, सैटेलाइट हॉस्पिटल, नई बिल्डिंग बनी थी, उसका ग्राउंड फ्लोर बनाया। अभी पूरी बिल्डिंग नहीं बनी है, पर उसको कोविड के जो ग्रामीण क्षेत्र से पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी उचित देखभाल के लिए इसको स्टार्ट करा, जनता के लिए चालू कर दिया है। आज की सिचुएशन और के अंदर 75 के 75 बेड फुल हैं। ट्रायल्स एरिया भी बनाया है जिसमें कि इमीडिएटली जो पेशेंट आते हैं उनको ले आ रहे हैं। पर मेरे जो ये हॉस्पिटल है 75 बेड्स का, इसमें से 90% पेशेंट ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ऐसा लगता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक के लिए सुटेबल जगह है, क्योंकि मेन सिटी से ये करीब 10 किलोमीटर दूर है, ग्रामीण साइड के ऊपर 10-12 किलोमीटर दूर है, तो उसके ग्रामीण पेशेंट्स की इनफ्लो ज्यादा है इसके अंदर। जी बिल्कुल, शहर में लोग जागरूक भी हैं, वो अपने स्तर पे भी कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं टेलीपैथी के जरिए या फिर लोगों से सलाह लेकर के, कैसे भी। यहाँ अभी क्या लगता है सर आपको कि क्योंकि आंकड़ों में बेशक कम हो, ये पता नहीं, और लगता भी है कि कंट्रोल किया जा रहा होगा, लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं ग्रामीण क्षेत्र की हॉस्पिटल्स में, आप देख रहे होंगे बेड नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कोरोना कंट्रोल में है, भी अनकंट्रोल्ड है भी पोजीशन। तो इसमें क्या जरूरत महसूस हो रही है आपको कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को हम वहीं पे क्वारंटाइन कर सकें ताकि शहरों में और क्राउडेड नहीं हो, उनको एक रेफरल केस की तरह हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाए या मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाए? कुछ इस तरह का लगता है आपको कि किया जाना चाहिए अभी? बीच में कुछ आपकी आवाज कट गई थी, तो एक बार थोड़ा सा लास्ट का चीज वापस बताइए। सवाल मेरा ये है सर, ग्रामीण क्षेत्र में सुन रहे हैं कि स्कूल वगैरह को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, हल्का फुल्का अगर किसी के है, किसी का ऐसा लगता है कि छोटे मकान है, किसी के आइसोलेशन उसको ठीक से नहीं रखा जा सकता, वो 5 लोगों को संक्रमित कर सकता है, उसके लिए बेटर है कि स्कूल है, धर्मशाला है, जहां पे भी सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। लेकिन क्या ऐसे में ये कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि वहीं के वहीं उनको दवा या कुछ चीजें रेगुलर मॉनिटरिंग हो, फिर रेफरल केस की तरह हम उसे मेडिकल
में शिफ्ट कर सके, जैसे आप 77 वार का एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बता रहे हैं और भी चीजें बता रहे हैं, उस केसेस में? मैं ये मानता हूं कि राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है। जैसे झालावाड़ के अंदर जितने सीएससी पीएससी हैं, उनके जिन पेशेंट ज्यादा सिक नहीं है उनको वहीं रख के इलाज मिल रहा है, और जो पेशेंट सिक है उनको यहाँ भेजा जा रहा है। जो बेसिक राज्य सरकार के निर्देश पे सीएमएचओ जो झालावाड़ के हैं या अलग किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ होंगे, उनको जो बेसिक दवाइयां हैं जैसे आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन है, पैरासीटामोल है, वो घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट जहां भी पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, सीएससी पीएससी और इवन सब सेंटर्स तक भी वो दवाइयां दी जा रही है। और पिछले 5-6 दिन से मैं देखूं तो जो संडे को इनफ्लो था हॉस्पिटल्स का, आज ऐसा लगता है कि कुछ पेशेंट्स का इनफ्लो कम नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पेशेंट की इनफ्लो नीचे की जा रहा है। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं पीआर गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी सर, यहाँ सवाल ये है कि अपन कुछ दिन पहले जब जुड़े थे तभी कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी के साथ में आप लोगों की बैठक हुई थी, सुझाव भी आए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में फोकस करना चाहिए, वहां क्वारंटाइन सेंटर्स की भी बात आ रही है। लेकिन एक मैं बात जानना चाहूंगा कि अभी भी केसेज जो हैं पूरे देश भर के आंकड़े कम होते जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में बेड की स्थिति नहीं है, अभी ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मिलना चाहिए लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि अभी कंट्रोल में है सर कोरोना? नहीं, देखिए, इसमें एक बात ये समझने की जरूरत है कि जो दूसरी लहर थी अप्रत्याशित रूप से बहुत तेजी से बढ़ी, और जो गवर्नमेंट ने इंतजाम किए थे वो कम पड़ गए। बार बार हम कह रहे थे कि भाई कोरोना अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस फॉलो करें, लेकिन लोग इसे नहीं माने और अप्रत्याशित रूप से इतने केसेस आए कि जो भी इंतजाम थे वो कम पड़ गए। इसलिए ये समस्या हुई और अगले 10 दिन में ये समस्या सुलझने की उम्मीद है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी कम होंगे और गवर्नमेंट के इंतजाम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन मैं इस विषय को रोक के और आज पुनः आपसे क्षमा चाहूंगा और एक व्यापक जनहित का मुद्दा उठाऊंगा। ये मुद्दा है ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस का डर पिछले 5-7 दिन से दिखाया जा रहा है, जो कि उचित भी है और अनुचित भी है। उचित इसलिए कि यह गंभीर बीमारी है, पर अनुचित इसलिए कि लोगों ने, वो जो मरीज थे उन्होंने स्टेरॉइड लेना बंद कर दिया, उससे वो डर रहे हैं। तो एक बात समझने की जरूरत है कि एक प्रमाणित दवाई जो कोरोना के जहर को दबा सकती है वो स्टेरॉइड ही है। इसलिए प्रॉपर मात्रा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये स्टेरॉइड निरापद नहीं है, इसके इस्तेमाल से बीपी भी बढ़ता है, डायबिटीज यानी शुगर भी बढ़ती है, लेकिन उसका उपाय हम साथ साथ करेंगे। और ब्लैक फंगस तो बहुत बात की बात है। ब्लैक फंगस कब और क्यों होगा ये समझने की जरूरत है। नंबर 1, डायबिटीज का कंट्रोल नहीं होना, प्रॉपर कंट्रोल नहीं होना। दूसरा, स्टेरॉइड का इस्तेमाल वाजिब मात्रा से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना। और तीसरा, एंटीबायोटिक्स का बेवजह इस्तेमाल करना। इसलिए मेरी आम जन से ये अपील है कि वो स्टेरॉइड से डरे नहीं, और जो चिकित्सक बंधु हैं उनसे अपील है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल तभी करें जब कोरोना का जहर फैल रहा हो, यानी साइटोक्रोम स्टॉर्म की एविडेंस हो पूरी ब्लड जांच से, और वो 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रेडनिसोलोन या इक्विवेलेंट डोज ही इस्तेमाल करें। ज्यादा इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं है, और वक्त रहते स्टेरॉइड का धीरे धीरे इस्तेमाल कम कर दें। इससे ब्लैक फंगस की बात नहीं। जी बिल्कुल, ब्लैक फंगस को लेकर के हमने अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, ये लोग भी जुड़े हुए थे एक रोज, आई स्पेशलिस्ट को भी जोड़ा हमने, ईएनटी को भी जोड़ा, क्योंकि लोगों में कहीं इस तरह का कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कहा यह जाता है कि ब्लैक फंगस में मैं डॉक्टर साहब आऊंगा किसी दिन, वापस लेंगे हम इस मुद्दे को। अभी हम चाहते हैं कि तीसरी लहर जो बच्चों के लिए बात कही जा रही है, और दूसरी ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के वहां की चिंता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो ये हमारे लिए एक ऐसा इश्यू है जो लोग देख रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों से किस तरह की चीजें आ रही हैं, क्योंकि आप मीटिंग में भी होते हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है, वहां हम कैसे व्यवस्था कर सकते हैं।
ये बात तो सही है कि तीसरी लहर जो आएगी उसमें वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे जो दूसरी लहर में बचे हुए हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व होंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन्वॉल्व होंगे। अब गांव में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लोगों को ये समझाना ही मुश्किल है कि उन्हें भी कोरोना हो सकता है। वो जो खास तौर पर जो लापरवाही कहिए, अशिक्षा कहिए, मैं इसको पूर्णतः लापरवाही नहीं मानूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में यह है कि वो कह सकते हैं मेरे कौन सा कोरोना है। ये मतलब एक अशिक्षा समझ लीजिए या मतलब अनभिज्ञता समझ लीजिए। तो ये एक समस्या जरूर आएगी और बच्चों में तो ये लहर, तीसरी लहर का प्रकोप आएगा ही आएगा। अब बच्चों में कितना घातक होगा नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर कोरोना का जो अटैक आएगा, क्योंकि हम जो है बड़े लोगों में तब तक वैक्सीन दे चुके होंगे, इसलिए तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों में ही ज्यादा प्रभावित होगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर हम तीसरी लहर का प्रकोप धीमा और कम कर सकते हैं। इसलिए कोरोना की दूसरी लहर कम भी हो जाए तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना छोड़े और प्रशासनिक अमला भी है उसको भी सावचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर का जो ज्यादा प्रकोप आया उसके दो ये प्रमुख रीजन थे। पैंडेमिक फटीग, जिससे कि प्रशासनिक अमला भी शिथिल हो गया था और लोगों में जो कोरोना अप्रूव बिहेवियर था उसके प्रति बिल्कुल भी जागरूकता इसमें कमी पाएगी और वो बाहर निकल पड़े। तो ये कहा जा सकता है कि हमने पहली लहर से बहुत ज्यादा सीखा नहीं, सबक नहीं लिया, हम लापरवाही करते चले गए। लेकिन ये तय माना जा सकता है कि बहुत कुछ हम बर्बाद कर चुके हैं, हम खो चुके हैं दूसरी लहर में। तीसरी लहर पे मुझे लगता है कि एक लेसन की तरह होगी, एक सबक की तरह हमारे लिए ये हो सकती है। नंदा साहब ये मान सकते हैं हम यहाँ पे? सर, तीसरी लहर सबक के लिए तो होगी। पब्लिक को ग्रामीण क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि हेल्थ व्यवस्था और सुदृढ़ होनी चाहिए। पब्लिक जो डिस्पेंसरीज हैं, जो सब सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स के ऊपर एक सिस्टर लगी होती है या एक एएनएम लगी होती है। उन व्यवस्थाओं को जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है उनको सुदृढ़ करना जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग टीवी दिखाते हैं, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, ये ताले लगे हुए हैं। तो उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने से अपन ग्रामीण क्षेत्र में पेशेंट्स को रोकेंगे तो ज्यादा पब्लिक के लिए हित में होगा। जो अर्ली बीमारी के अंदर, जो खांसी जुकाम के अंदर पेशेंट वहां आता है, आज को आप टीवी के एंकर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ग्राम वाले आते हैं सब, मेरे को खांसी हुई, मेरी खांसी से मेरी बहन को खांसी लग गई, उससे माँ को खांसी लग गई और हम 3 या 4 एक फैमिली में से डेथ हो रही है। सेकंड फेज के अंदर ये जरूर देखने में अच्छी तरह से आया है कि घरों के घर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो फर्स्ट फेज के अंदर 1 या 2 किसी घर में होते थे, आज 4-5 अगर मेंबर्स हैं तो 4-5 मेंबर्स ही इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनकी केयर करने वाला उस घर में नहीं आया। तो वो अगर जैसे यहाँ सिटी से 100 किलोमीटर सब दूर सब सेंटर है, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे कि अपन थर्ड फेज को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। ये नहीं अभी कह सकता क्या जा सकता, सबकी राय ये कि थर्ड फेज और घातक होगी, पर आने वाले कल के लिए कोई कंफर्म तो कह नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो घातक हो सकती है। ये भी है कि 18 साल के ऊपर बहुत सारी पॉपुलेशन जब ये आएगी, वैक्सीन लगा उसका, तो जो छोटे बच्चों हैं, जैसे यूएसए के अंदर देखें, उन्होंने बच्चों के अंदर वैक्सीन अभी से लगाने चालू कर दिए हैं। उसको थर्ड फेज को एंटीसिपेट करते हुए 18 साल के नीचे के बच्चों को वैक्सीन, अगर अपनी भारत सरकार, राज्य सरकार वैक्सीन और प्रोक्योर कर सके तो थर्ड फेज को अगर एंटीसिपेट करके यंगर एज ग्रुप को, 18 से नीचे वाले बच्चों को भी वैक्सीन की तरफ बढ़ाए तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। जी नंदा साहब, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये जरूरी बनता है गुप्ता साहब को जोड़ना और उन्हीं से हमें एक स्टेटमेंट भी चाहिएगा। सर, तीसरी लहर को लेकर वापस से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बड़ी घातक होगी अभी, क्योंकि पहली सेकंड में हम गुजर रहे हैं। अभी तीसरी लहर के लिए संभावित जो चीजें आ रही हैं सामने, आईसीएमआर भी चेता चुका है, WHO भी कह चुका है, ये बच्चों को लेकर के है। सर, अभी अगर हमारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें शिशु रोगों के लिए, तो सर
स्थिति अभी है कि इसमें हमें जरूरत है इस बात की कि हमें बहुत तब्दीली करनी होगी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर हम जिस तरीके का ये एपिडेमिक अभी सेकेंड वेव में देखा है, तो ये जरूर समझ में आया है कि ये एक एपिडेमिक की जो स्थिति बनी है, हम उसकी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पाए। आपको आवाज आ रही है मेरी? या आ रही है सर, क्लियर है सर। हाँ, तो उस रिक्वायरमेंट को हम मैच नहीं कर पाए, इसलिए कम से कम उससे हमें एक आज एक पाठ मिला है, हमें एक लेसन मिला है। और आज जब तीसरा वेव आने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि साइंटिफिकली और एपिडेमियोलॉजिकली एक बहुत बड़ी संभावना है, और वो आने वाला 2-3 महीने के अंदर वापस प्रेस्प्रेड होने की चांसेस है। तो ये जो 3 महीने का फेज है, इसमें हमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण करनी है। एक तो बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि उनको कैसे संभाल रखनी है ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। दूसरा, उनको संक्रमण नहीं हो उसके लिए क्या एहतियात बरतें, क्योंकि संक्रमण ना हो यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस रहना चाहिए। कि जितने कम बीमार होंगे उतने ही कम अस्पताल पहुंचेंगे, और उतने ही कम अस्पताल में पहुंचने पे मैनेजमेंट आसान हो पाएगा। तीसरा, मेडिकल सिस्टम को बैकअप पूरा तैयार करना है। हम आज ज्यादा ऑक्सीजन वाले बेड्स तैयार कर रहे हैं, ज्यादा वेंटिलेशन वाले बेड्स तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो हम उसको मैच कर सकें। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी हमें गेयर अप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति आज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं आना चाहता है, तो वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है ऐसा कोई डायरेक्टिव आए कि भाई हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कुछ बेड्स स्पेसिफिकली इस हिसाब से विकसित किए जाए, ताकि हर तबके के बच्चे को हम बेहतर चिकित्सा सुविधा उस फेज में दे सकें। तो इसलिए बैकअप हमें तैयार करना पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो रही है, एक लर्निंग टाइम रहा है कि ऑक्सीजन का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, कि कैसे हम ऑक्सीजन को सही मात्रा में यूज करें ताकि वो वेस्ट ना हो और हम उससे डिजायर्ड रिजल्ट्स बेहतर दे पाए। राइट सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन यहाँ एक बात और चाहूंगा सर, समय कम है। 2 बातें आपने कही कि एक तो अभिभावकों को हमें जागरूक करना होगा, और दूसरा बच्चों के लिए मैं यहाँ जरूर जाऊंगा सर कि बच्चों के लिए अभी से हम देखें, मेडिसिन से आएगी या जो वैक्सीन आएगी वो समय लग सकता है, लेकिन प्रारंभिक रूप से हम क्या उपचार कर सकते हैं, कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं, अभिभावकों से हम क्या अपेक्षा करते हैं? उसमें क्या है कि हम उनको कोशिश करके ये शिक्षित कर रहे हैं कि भाई लक्षण क्या है। पहली चीज तो लक्षण समझ में आना जरूरी है। दूसरा, जब लक्षण आ जाए तो उस लक्षण में कब गंभीरता है, कब आपको अस्पताल पहुंचना है, कब आपको क्या उपचार की जरूरत है, क्योंकि ये शिक्षा नहीं होने की वजह से काफी बार हुआ ये कि इस सेकेंड वेव में पेशेंट पहुंचा ही लेट पहुंचने के बाद उसको ठीक कर पाना नामुमकिन के बराबर था। और वही चीज हमें समझाना है पेरेंट्स को कि भाई लक्षण ये है, माइल्ड डिजीज है, इसके उपचार ये है, ये आप घर पे कर सकते हैं, और जैसे ही आपको इस लक्षणों में बदलाव आता है, ये लक्षण है जब आपको अस्पताल आना, और इसमें अगर अस्पताल आना है तो कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें हमें ऑक्सीजन सपोर्ट देना है और कैसे उनको घर पे मॉनिटर करना है। तो एक तो उनको शिक्षित करना है, सिस्टम को शिक्षित करना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा हमें उन्हें एजुकेट करना है कि इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही बनाए रखें। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे को जो दूसरी देखने को मिलती है, बच्चों की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही है। कोविड अभी उनको अफेक्ट नहीं किया, पर कोविड का शोर उनको ऑलरेडी स्ट्रेस में डाल चुका है। तो बहुत ज्यादा मानसिक समस्याएं आ रही हैं। एजुकेशन करना, राइट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना है कि वो सही चीजें, सही मैसेज दें, ताकि गलत चीजों से डरे नहीं और गलत चीजों से घबराए नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से समय का बहुत अभाव है, मैं आप तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अवेयर रहना है और अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा भी कि एक साइंटिफिक रीजन भी होता है पेंडेमिक का, कि तीसरी लहर की एक संभावनाएं होती हैं, तो उन संभावनाओं से बचने के लिए, संभावनाएं हैं उसे खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम उससे कैसे बच करके रह सकते हैं ये गौर फरमा रहे हैं, और इस पे हमें ध्यान भी रखना जरूरी है। समय मिल सकता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जो पेंडेमिक का अगर हम वो दौर देखेंगे भी, तो निश्चित रूप से ये मान के चलना चाहिए कि उनको एक अटेंडेंट की भी आवश्यकता होगी, अकेले बच्चे नहीं रह पाएंगे। तो उस स्थिति में और स्थिति विकट और खराब हो सकती है, हमें पहले से सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकारें अपने स्तर पर निश्चित रूप से कॉन्शियस होंगी, कार्य कर रही होंगी, ये भरोसा हमें रखना चाहिए।
लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजस्थान में कोरोना के मामले बीते 3 दिन में कुछ कम हुए हैं, लेकिन मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। साथ ही प्रदेश के गांव अब संक्रमित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजाना रिव्यू कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, इसीलिए एंटीजन टेस्ट को मान्यता दी गई है कि उसमें पॉजिटिव आने वालों को तुरंत गाँव के ही करीब 350 कम्युनिटी सेंटरों में भर्ती कर सके, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवा दिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर भिजवा रहे हैं। इससे बड़े अस्पतालों पर भी बोझ घटेगा। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 95% घरों में हेल्थ सर्वे पूरा हो चुका है और 8 लाख ILI सिम्टम वालों को चिन्हित किया है, जिन्हें स्कूलों में क्वारंटीन कर रहे हैं। अब के पूरे गांव प्रभावित है, नौजवान पीढ़ी प्रभावित है, मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। वहां से हमने एक तो विलेज कमेटीज को स्ट्रेंथन किया है। वहाँ जिनके घरों में जगह नहीं हो, ILI सिम्टम के लोग हों, उनको स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बना के और वहाँ आप रखो। खाने पीने की व्यवस्था के लिए हर पंचायत को पैसा दिया है। हालांकि कोरोना की सितंबर तक संभावित तीसरी लहर को लेकर राजस्थान सरकार चिंतित है, लेकिन इस बार इससे लड़ने वाली तैयारियां जोरों पर है। इसमें बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा है, लिहाजा बच्चों के अस्पतालों में न सिर्फ सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन लाइन बिछवाई जा रही है, बल्कि अस्पतालों में ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की तैयारी भी चल रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट पर मौजूदा वैक्सीन कारगर नहीं होने की बात भी विशेषज्ञ कह रहे हैं। विशेषज्ञ ऐसी संभावना जता चुके हैं और इस पर मंथन चल रहा है। वैक्सीन अभी बनी है, ये डबल म्यूटेंट को कवर करती है, थर्ड म्यूटेंट को ये भी कवर नहीं करती है। एक सवाल तो वो हमारे सामने है जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी थ्रेट जो आ रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में तीसरी वेव आएगी, वो बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो अभी से राजस्थान में जितने बच्चों के अस्पताल हैं, सब में सेंट्रलाइज पाइपलाइन बिछा के ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग जाए, वहाँ उनको वेल इक्विप किया जाए, ताकि थर्ड वेव की चुनौती जो बच्चों को संक्रमित करने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, राजस्थान ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। महामारी की चुनौतियां और भी है। गांवों के घर घर में बुखार और जुकाम के लक्षण वाले मरीज, युवाओं की ज्यादा मौतें। माइक लगाकर सरकारी वैन गांव-गांव घूम रही है। न सिर्फ ग्रामीणों के एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, बल्कि RT-PCR सैंपल उठाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कोरोना मरीज की पहचान हो, जिससे उपचार जल्द शुरू हो जाए और देरी से रिपोर्ट होने के चलते होने वाली मौतों को रोका जा सके। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी जनता की भी है। जो सावधानी और सतर्कता बरते तो इस बार काबू पाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
लोग यानी कि सर्दी जुकाम, हल्का फीवर, इसके पेशेंट मिले हैं। सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार कर लिए गए हैं, उनमें जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उनकी तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी बात जो राजस्थान सरकार का दावा है वो ये कहना है कि थर्ड लहर जिसके एक संकेत आ रहे हैं सामने, उसकी तैयारी के लिए भी हमने जहां पे शिशु चिकित्सालय है वहां पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था कर दी है, उसकी ओर तैयारी चल रही है, हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कोरोना का वक्त है और पेंडेमिक और पैनिक दोनों साथ में ही चलती हैं और वो स्थितियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुकाबला किया जा सकता है खड़े रह करके बहुत जरूरी है। युद्ध हो चाहे इस तरह की विभीषिका हो, महामारी की, उसमें अगर आप हिम्मत छोड़ेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो यहाँ सब्र के साथ में रुके रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर PR गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। डॉक्टर राजन नंदा साहब हमारे साथ झालावाड़ से जुड़े हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं जो जाने माने शिशु रोगी चिकित्सक हैं। मैं डॉक्टर PR गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये अच्छी पहल कहूंगा इसे कि ग्रामीण क्षेत्र, जैसे आपने पहले भी करीब 20 दिन पहले भी आपने कहा था कि अब अगला जो कदम है, चाहे सर्वे करके हो चाहे कैसे भी हो, कि ग्रामीण बेल्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि सिटी के हॉस्पिटल और क्राउडेड भी ना हो और वहीं पे इलाज में मिल सके, क्योंकि ये जो लहर है ग्रामीण क्षेत्र को काफी अपनी गिरफ्त में ली है। तो क्या मान सकते हैं कि उस दिशा में ठीक कदम चल रहे हैं? गुप्ता साहब सुन पा रहे हैं मुझे? PR गुप्ता साहब, चलिए, टेक्निकल खामी के कारण PR गुप्ता साहब से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, हम जुड़ेंगे उनके साथ। डॉक्टर राजन नंदा साहब के पास जाना चाहूंगा। नंदा साहब, आपके यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से लोग काफी आते होंगे और निश्चित रूप से जब कहीं पे भी देख लीजिए, जयपुर हो, झालावाड़ हो, उदयपुर, कहीं पे भी हो, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज भी संक्रमण का जो रेशो है 40% के लगभग ग्रामीण क्षेत्र का है। तो क्या स्थिति है सर वहां पे, किस तरह की स्थितियां हैं? पहले हम यहाँ पर SRG हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है, उसमें एक वो कोरोना डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल चल रहा था। जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र का दबाव हम पे बढ़ता गया, हमने पिछले संडे से ही कलेक्टर महोदय झालावाड़ ने एक नया कोविड सेंटर, सैटेलाइट हॉस्पिटल, नई बिल्डिंग बनी थी, उसका ग्राउंड फ्लोर बनाया। अभी पूरी बिल्डिंग नहीं बनी है, पर उसको कोविड के जो ग्रामीण क्षेत्र से पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी उचित देखभाल के लिए इसको स्टार्ट करा, जनता के लिए चालू कर दिया है। आज की सिचुएशन और के अंदर 75 बेड फुल हैं। ट्रायल्स एरिया भी बनाया है जिसमें कि इमीडिएटली जो पेशेंट आते हैं उनको ले आ रहे हैं। पर मेरे जो ये हॉस्पिटल है 75 बेड्स का, इसमें से 90% पेशेंट ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ऐसा लगता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक के लिए सुटेबल जगह है, क्योंकि मेन सिटी से ये करीब 10 किलोमीटर दूर है, ग्रामीण साइड के ऊपर 10-12 किलोमीटर दूर है, तो उसको ग्रामीण पेशेंट्स की इनफ्लो ज्यादा है इसके अंदर। जी बिल्कुल, शहर में लोग जागरूक भी हैं, वो अपने स्तर पे भी कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं टेलीपैथी के जरिए या फिर लोगों से सलाह लेकर के, कैसे भी। यहाँ अभी क्या लगता है सर आपको कि क्योंकि आंकड़ों में बेशक कम हो, ये पता नहीं, और लगता भी है कि कंट्रोल किया जा रहा होगा, लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं ग्रामीण क्षेत्र की हॉस्पिटल्स में आप देख रहे होंगे, बेड नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कोरोना कंट्रोल में है, भी अनकंट्रोल्ड है भी पोजीशन। तो इसमें क्या जरूरत महसूस हो रही है आपको कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को हम वहीं पे क्वारंटाइन कर सकें ताकि शहरों में और क्राउडेड नहीं हो, उनको एक रेफरल केस की तरह हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाए या मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाए? कुछ इस तरह का लगता है आपको कि किया जाना चाहिए अभी? बीच में कुछ आपकी आवाज कट गई थी, तो एक बार थोड़ा सा लास्ट का चीज वापस बताइए। सवाल मेरा ये है सर, ग्रामीण क्षेत्र में सुन रहे हैं कि स्कूल वगैरह को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, हल्का फुल्का अगर किसी के है, किसी का ऐसा लगता है कि छोटे मकान है, किसी के आइसोलेशन उसको ठीक से नहीं रखा जा सकता, वो 5 लोगों को संक्रमित कर सकता है, उसके लिए बेटर है कि स्कूल है, धर्मशाला है, जहां पे भी सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। लेकिन क्या ऐसे में ये कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि वहीं के वहीं उनको दवा या कुछ चीजें रेगुलर मॉनिटरिंग हो, फिर रेफरल केस की तरह हम उसे मेडिकल
में शिफ्ट कर सके, जैसे आप 77 वार्ड का एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बता रहे हैं और भी चीजें बता रहे हैं, उस केसेस में? मैं ये मानता हूं कि राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है। जैसे झालावाड़ के अंदर जितने सीएससी पीएससी हैं, उनके जिन पेशेंट ज्यादा सिक नहीं है उनको वहीं रख के इलाज मिल रहा है, और जो पेशेंट सिक है उनको यहाँ भेजा जा रहा है। जो बेसिक राज्य सरकार के निर्देश पे सीएमएचओ जो झालावाड़ के हैं या अलग किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ होंगे, उनको जो बेसिक दवाइयां हैं जैसे आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन है, पैरासीटामोल है, वो घर घर जाकर डिस्ट्रीब्यूट जहां भी पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, सीएससी पीएससी और इवन सब सेंटर्स तक भी वो दवाइयां दी जा रही है। और पिछले 5-6 दिन से मैं देखूं तो जो संडे को इनफ्लो था हॉस्पिटल्स का, आज ऐसा लगता है कि कुछ पेशेंट्स का इनफ्लो कम नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पेशेंट की इनफ्लो नीचे जा रहा है। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं पीआर गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी सर, यहाँ सवाल ये है कि अपन कुछ दिन पहले जब जुड़े थे तभी कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी के साथ में आप लोगों की बैठक हुई थी, सुझाव भी आए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में फोकस करना चाहिए, वहां क्वारंटाइन सेंटर्स की भी बात आ रही है। लेकिन एक मैं बात जानना चाहूंगा कि अभी भी केसेज जो हैं पूरे देश भर के आंकड़े कम होते जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में बेड की स्थिति नहीं है, अभी ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मिलना चाहिए लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि अभी कंट्रोल में है सर कोरोना? नहीं, देखिए इसमें एक बात ये समझने की जरूरत है कि जो दूसरी लहर थी अप्रत्याशित रूप से बहुत तेजी से बढ़ी, और जो गवर्नमेंट ने इंतजाम किए थे वो कम पड़ गए। बार बार हम कह रहे थे कि भाई कोरोना अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस फॉलो करें, लेकिन लोग इसे नहीं माने और अप्रत्याशित रूप से इतने केसेस आए कि जो भी इंतजाम थे वो कम पड़ गए। इसलिए ये समस्या हुई और अगले 10 दिन में ये समस्या सुलझने की उम्मीद है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी कम होंगे और गवर्नमेंट के इंतजाम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन मैं इस विषय को रोक के और आज पुनः आपसे क्षमा चाहूंगा और एक व्यापक जनहित का मुद्दा उठाऊंगा। ये मुद्दा है ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस का डर पिछले 5-7 दिन से दिखाया जा रहा है, जो कि उचित भी है और अनुचित भी है। उचित इसलिए कि यह गंभीर बीमारी है, पर अनुचित इसलिए कि लोगों ने और जो मरीज थे उन्होंने स्टेरॉइड लेना बंद कर दिया, उससे वो डर रहे हैं। तो एक बात समझने की जरूरत है कि एक प्रमाणित दवाई जो कोरोना के जहर को दबा सकती है वो स्टेरॉइड ही है। इसलिए प्रॉपर मात्रा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये स्टेरॉइड निरापद नहीं है, इसके इस्तेमाल से बीपी भी बढ़ता है, डायबिटीज यानी शुगर भी बढ़ती है, लेकिन उसका उपाय हम साथ साथ करेंगे। और ब्लैक फंगस तो बहुत बात की बात है। ब्लैक फंगस कब और क्यों होगा ये समझने की जरूरत है। नंबर 1, डायबिटीज का कंट्रोल नहीं होना, प्रॉपर कंट्रोल नहीं होना। दूसरा, स्टेरॉइड का इस्तेमाल वाजिब मात्रा से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना। और तीसरा, एंटीबायोटिक्स का बेवजह इस्तेमाल करना। इसलिए मेरी आम जन से ये अपील है कि वो स्टेरॉइड से डरे नहीं, और जो चिकित्सक बंधु हैं उनसे अपील है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल तभी करें जब कोरोना का जहर फैल रहा हो, यानी साइटोक्रोम स्टॉर्म की एविडेंस हो पूरी ब्लड जांच से, और वो 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रेडनिसोलोन या इक्विवेलेंट डोज ही इस्तेमाल करें। ज्यादा इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं है, और वक्त रहते स्टेरॉइड का धीरे धीरे इस्तेमाल कम कर दें। इससे ब्लैक फंगस की बात नहीं। जी बिल्कुल, ब्लैक फंगस को लेकर के हमने अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, ये लोग भी जुड़े हुए थे एक रोज, आई स्पेशलिस्ट को भी जोड़ा हमने, ईएनटी को भी जोड़ा, क्योंकि लोगों में कहीं इस तरह का कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कहा यह जाता है कि ब्लैक फंगस में मैं डॉक्टर साहब आऊंगा किसी दिन, वापस लेंगे हम इस मुद्दे को। अभी हम चाहते हैं कि तीसरी लहर जो बच्चों के लिए बात कही जा रही है, और दूसरी ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के वहां की चिंता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी एक ऐसा इश्यू है जो लोग देख रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों से किस तरह की चीजें आ रही हैं, क्योंकि आप मीटिंग में भी होते हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है, वहां हम कैसे व्यवस्था कर सकते हैं।
नहीं, ये बात तो सही है कि तीसरी लहर जो आएगी उसमें वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे जो दूसरी लहर में बचे हुए हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व होंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन्वॉल्व होंगे। अब गांव में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लोगों को ये समझाना ही मुश्किल है कि उन्हें भी कोरोना हो सकता है। वो जो खास तौर पर जो लापरवाही कहिए, अशिक्षा कहिए, मैं इसको पूर्णतः लापरवाही नहीं मानूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में यह है कि वो कह सकते हैं मेरे कौन सा कोरोना है। ये मतलब एक अशिक्षा समझ लीजिए या मतलब अनभिज्ञता समझ लीजिए। तो ये एक समस्या जरूर आएगी और बच्चों में तो ये लहर, तीसरी लहर का प्रकोप आएगा ही आएगा। अब बच्चों में कितना घातक होगा नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर कोरोना का जो अटैक आएगा, क्योंकि हम जो है बड़े लोगों में तब तक वैक्सीन दे चुके होंगे, इसलिए तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों में ही ज्यादा प्रभावित होगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर हम तीसरी लहर का प्रकोप धीमा और कम कर सकते हैं। इसलिए कोरोना की दूसरी लहर कम भी हो जाए तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना छोड़े और प्रशासनिक अमला भी है उसको भी सावचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर का जो ज्यादा प्रकोप आया उसके दो ये प्रमुख रीजन थे। पैंडेमिक फटीग, जिससे कि प्रशासनिक अमला भी शिथिल हो गया था और लोगों में जो कोरोना अप्रूव्ड बिहेवियर था उसके प्रति बिल्कुल भी जागरूकता इसमें कमी पाएगी और वो बाहर निकल पड़े। तो ये कहा जा सकता है कि हमने पहली लहर से बहुत ज्यादा सीखा नहीं, सबक नहीं लिया, हम लापरवाही करते चले गए। लेकिन ये तय माना जा सकता है कि बहुत कुछ हम बर्बाद कर चुके हैं, हम खो चुके हैं दूसरी लहर में। तीसरी लहर पे मुझे लगता है कि एक लेसन की तरह होगी, एक सबक की तरह हमारे लिए ये हो सकती है। नंदा साहब ये मान सकते हैं हम यहाँ पे? सर, तीसरी लहर सबक के लिए तो होगी। पब्लिक को ग्रामीण क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि हेल्थ व्यवस्था और सुदृढ़ होनी चाहिए। पब्लिक जो डिस्पेंसरीज हैं, जो सब सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स के ऊपर एक सिस्टर लगी होती है या एक एएनएम लगी होती है। उन व्यवस्थाओं को जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है उनको सुदृढ़ करना जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग टीवी दिखाते हैं, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, ये ताले लगे हुए हैं। तो उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने से अपन ग्रामीण क्षेत्र में पेशेंट्स को रोकेंगे तो ज्यादा पब्लिक के लिए हित में होगा। जो अर्ली बीमारी के अंदर, जो खांसी जुकाम के अंदर पेशेंट वहां आता है, आज को आप टीवी के एंकर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ग्राम वाले आते हैं सब, मेरे को खांसी हुई, मेरी खांसी से मेरी बहन को खांसी लग गई, उससे माँ को खांसी लग गई और हम 3 या 4 एक फैमिली में से डेथ हो रही है। सेकंड फेज के अंदर ये जरूर देखने में अच्छी तरह से आया है कि घरों के घर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो फर्स्ट फेज के अंदर 1 या 2 किसी घर में होते थे, आज 4-5 अगर मेंबर्स हैं तो 4-5 मेंबर्स ही इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनकी केयर करने वाला उस घर में नहीं आया। तो वो अगर जैसे यहाँ सिटी से 100 किलोमीटर सब दूर सब सेंटर है, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे कि अपन थर्ड फेज को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। ये नहीं अभी कह सकता क्या जा सकता, सबकी राय ये कि थर्ड फेज और घातक होगी, पर आने वाले कल के लिए कोई कंफर्म तो कह नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो घातक हो सकती है। ये भी है कि 18 साल के ऊपर बहुत सारी पॉपुलेशन जब ये आएगी, वैक्सीन लगा उसका, तो जो छोटे बच्चों हैं, जैसे यूएसए के अंदर देखें, उन्होंने बच्चों के अंदर वैक्सीन अभी से लगाने चालू कर दिए हैं। उसको थर्ड फेज को एंटीसिपेट करते हुए 18 साल के नीचे के बच्चों को वैक्सीन, अगर अपनी भारत सरकार, राज्य सरकार वैक्सीन और प्रोक्योर कर सके तो थर्ड फेज को अगर एंटीसिपेट करके यंगर एज ग्रुप को, 18 से नीचे वाले बच्चों को भी वैक्सीन की तरफ बढ़ाए तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। जी नंदा साहब, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये जरूरी बनता है गुप्ता साहब को जोड़ना और उन्हीं से हमें एक स्टेटमेंट भी चाहिएगा। सर, तीसरी लहर को लेकर वापस से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बड़ी घातक होगी अभी, क्योंकि पहली सेकंड में हम गुजर रहे हैं। अभी तीसरी लहर के लिए संभावित जो चीजें आ रही हैं सामने, आईसीएमआर भी चेता चुका है, WHO भी कह चुका है, ये बच्चों को लेकर के है। सर, अभी अगर हमारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें शिशु रोगों के लिए, तो सर
स्थिति अब है कि इसमें हमें जरूरत है इस बात की कि हमें बहुत तब्दीली करनी होगी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर हम जिस तरीके का ये एपिडेमिक अभी सेकेंड वेव में देखा है, तो ये जरूर समझ में आया है कि ये एक एपिडेमिक की जो स्थिति बनी है, हम उसकी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पाए। आपको आवाज आ रही है मेरी? या आ रही है सर, क्लियर है सर। हाँ, तो उस रिक्वायरमेंट को हम मैच नहीं कर पाए, इसलिए कम से कम उससे हमें एक आज एक पाठ मिला है, हमें एक लेसन मिला है। और आज जब तीसरा वेव आने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि साइंटिफिकली और एपिडेमियोलॉजिकली एक बहुत बड़ी संभावना है, और वो आने वाला 2-3 महीने के अंदर वापस प्रेस्प्रेड होने की चांसेस है। तो ये जो 3 महीने का फेज है, इसमें हमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण करनी है। एक तो बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि उनको कैसे संभाल रखनी है ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। दूसरा, उनको संक्रमण नहीं हो उसके लिए क्या एहतियात बरतें, क्योंकि संक्रमण ना हो यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस रहना चाहिए। कि जितने कम बीमार होंगे उतने ही कम अस्पताल पहुंचेंगे, और उतने ही कम अस्पताल में पहुंचने पे मैनेजमेंट आसान हो पाएगा। तीसरा, मेडिकल सिस्टम को बैकअप पूरा तैयार करना है। हम आज ज्यादा ऑक्सीजन वाले बेड्स तैयार कर रहे हैं, ज्यादा वेंटिलेशन वाले बेड्स तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो हम उसको मैच कर सकें। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी हमें गेयर अप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति आज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं आना चाहता है, तो वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है ऐसा कोई डायरेक्टिव आए कि भाई हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कुछ बेड्स स्पेसिफिकली इस हिसाब से विकसित किए जाए, ताकि हर तबके के बच्चे को हम बेहतर चिकित्सा सुविधा उस फेज में दे सकें। तो इसलिए बैकअप हमें तैयार करना पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो रही है, एक लर्निंग टाइम रहा है कि ऑक्सीजन का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, कि कैसे हम ऑक्सीजन को सही मात्रा में यूज करें ताकि वो वेस्ट ना हो और हम उससे डिजायर्ड रिजल्ट्स बेहतर दे पाए। राइट सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन यहाँ एक बात और चाहूंगा सर, समय कम है, 2 बातें आपने कही। एक तो अभिभावकों को हमें जागरूक करना होगा, और दूसरा बच्चों के लिए मैं यहाँ जरूर चाहूंगा सर कि बच्चों के लिए अभी से हम देखिए, मेडिसिन से आएंगी या जो वैक्सीन आएगी वो समय लग सकता है, लेकिन प्रारंभिक रूप से हम क्या उपचार कर सकते हैं, कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं, अभिभावकों से हम क्या अपेक्षा करते हैं? उसमें क्या है कि हम उनको कोशिश करके ये शिक्षित कर रहे हैं कि भाई लक्षण क्या है। पहली चीज तो लक्षण समझ में आना जरूरी है। दूसरा, जब लक्षण आ जाए तो उस लक्षण में कब गंभीरता है, कब आपको अस्पताल पहुंचना है, कब आपको क्या उपचार की जरूरत है, क्योंकि ये शिक्षा नहीं होने की वजह से काफी बार हुआ ये कि इस सेकेंड वेव में पेशेंट पहुंचा ही लेट पहुंचने के बाद उसको ठीक कर पाना नामुमकिन के बराबर था। और वही चीज हमें समझाना है पेरेंट्स को कि भाई लक्षण ये है, माइल्ड डिजीज है, इसके उपचार ये है, ये आप घर पे कर सकते हैं, और जैसे ही आपको इस लक्षणों में बदलाव आता है, ये लक्षण है जब आपको अस्पताल आना, और इसमें अगर अस्पताल आना है तो कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें हमें ऑक्सीजन सपोर्ट देना है और कैसे उनको घर पे मॉनिटर करना है। तो एक तो उनको शिक्षित करना है, सिस्टम को शिक्षित करना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा हमें उन्हें एजुकेट करना है कि इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही बनाए रखें। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे को जो दूसरी देखने को मिलती है, बच्चों की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही है। कोविड अभी उनको अफेक्ट नहीं किया, पर कोविड का शोर उनको ऑलरेडी स्ट्रेस में डाल चुका है। तो बहुत ज्यादा मानसिक समस्याएं आ रही हैं। एजुकेशन करना, राइट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना है कि वो सही चीजें, सही मैसेज दें, ताकि गलत चीजों से डरे नहीं और गलत चीजों से घबराए नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से समय का बहुत अभाव है, मैं आप तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अवेयर रहना है और अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा भी कि एक साइंटिफिक रीजन भी होता है पेंडेमिक का, कि तीसरी लहर की एक संभावनाएं होती हैं, तो उन संभावनाओं से बचने के लिए, संभावना है उसे खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम उससे कैसे बच करके रह सकते हैं ये गौर फरमा रहे हैं, और इस पे हमें ध्यान भी रखना जरूरी है। समय मिल सकता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जो पेंडेमिक का अगर हम वो दौर देखेंगे भी, तो निश्चित रूप से ये मान के चलना चाहिए कि उनको एक अटेंडेंट की भी आवश्यकता होगी, अकेले बच्चे नहीं रह पाएंगे। तो उस स्थिति में और स्थिति विकट और खराब हो सकती है, हमें पहले से सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकारें अपने स्तर पर निश्चित रूप से कॉन्शियस होंगी, कार्य कर रही होंगी, ये भरोसा हमें रखना चाहिए।
लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।